अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान अहमद। वेलकम टू HMR हेडक्वार्टर। और मैं हूँ शाजिया नाज खान। हमारे दरमियान आज एक विजनरी बिजनेस पर्सनैलिटी हनीफ गौहर साहब मौजूद होंगे। 1998 में एस्टैब्लिश होने वाला गौहर ग्रुप रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट की मार्केट में बहुत अहम नाम बन चुका है और उनको बेहतरीन और जदीद मंसूबों की वजह से पहचाना जाता है। हनीफ गौहर साहब की लीडरशिप में गौहर ग्रुप ने बहुत प्रोमिनेंटली प्रोग्रेस किया है और प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट की मार्केट में एक बहुत अहम खिलाड़ी बन गए हैं। और हनीफ गौहर साहब ने अब एविएशन के अंदर अपना कदम रख लिया है और उनका जो नया मंसूबा है वो है एयर कराची, जो कराची में एयरलाइन की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने का इरादा रखती है। हमें खुशी है कि हनीफ गौहर साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और आज हम उनसे उनके मंसूबों के बारे में और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करेंगे। Before we take you to our guest segment, it's time to take a short break. And after the short break, we will take you to our new episode and meet our new guest. This episode is going to be very, very interesting, so don't go anywhere. Stay tuned. We'll be right back. वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बिजनेस गुरु। जी हाँ, वेलकम करते हैं आपको बिजनेस गुरु के 5th एपिसोड में। और आज के बिजनेस गुरु के जो गुरु हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप बात करें चैम्बर की, फेडरेशन की, और आबाद के वो एक्स चेयरमैन भी रहे और गौहर ग्रुप ऑफ कंपनी के वो इस वक्त रूह नवा भी हैं। और साथ ही साथ आज हमारे लिए और इस मुल्क के लिए, स्पेशली कराची के लिए, वो एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं एयर कराची के नाम से। तो मैं वक्त जाया किए बगैर आपको उनसे मिलाऊंगा मेरे आज के गुरु से, जो है हनीफ गौहर साहब हैं। हनीफ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आज आप हमारे मेहमान बने सर। Welcome to our show. Thank you very Thank you much. for taking out precious time. थैंक यू वेरी मच जी। वंस अगेन सर, आपका पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, वो जाहिर बात है कि आपकी शख्सियत ने तो काफ़ी माशाल्लाह से ज़िंदगी में आपने मराहल तय किए, मगर एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप गौहर ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन भी हैं माशाल्लाह। 1998 में आपने उसका स्टार्ट लिया और वो मंजिलें आप तय करते गए और माशाल्लाह बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे आए कि जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़ रहे। बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया होगा नहीं भाई आपने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने मल्टीपल लेवल पे की और आपने कंपटीशन के अंदर एक पाँव रखा था जिस टाइम पे आप आए। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसियां थी जिनको आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपने कामयाबी हासिल की? बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके मदू करने का। थैंक यू। देखिए, प्रॉब्लम्स और मुश्किलात हर बिज़नेस के अंदर आती हैं और ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं तो कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं होगा कि जो कि किसी मुश्किलात के बगैर आप कर सकेंगे। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया कि एज अ बिल्डर एंड डेवलपर का कंस्ट्रक्शन बिज़नेस, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो पाकिस्तान में उन तमाम बिज़नेसों में से मुश्किल तरीन बिज़नेस है कि जिसे किया जा सके, क्योंकि इसमें इतनी हडल्स हैं, डिपार्टमेंट्स की हडल हैं कि 18 NOC आपको लेनी पड़ती हैं। तो 18 NOC के लिए आपको 18 डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है आपका, और वो 18 डिपार्टमेंट से NOC लेना आपके लिए पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप दरिया में कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो रफ्ता रफ्ता आपको तैरना आ जाता है। तो हमारे साथ भी इसी तरह हुआ। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते आस्ते तैरते तैरते तैराक बन गए और अब हमने तैरना सीख लिया। और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त उन मुश्किलात के साथ, उन चैलेंजेस के साथ हमारा पहला प्रोजेक्ट था। और आज जब हम आपके साथ इंटरव्यू में बैठे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके आज तक को तकरीबन हम 40 प्रोजेक्ट हम कराची में बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने तैरना सीख लिया, इसीलिए हम माशाल्लाह 40 प्रोजेक्ट बना सके। वेरी नाइस। टाइम कंजम्पशन भी आपने आई थिंक सीख ली साथ में कि किस पे कितना टाइम लगना चाहिए और कितना टाइम आप आसानी से उसको
आप देखें, अगर आप एक प्रोजेक्ट पे ही सिर्फ फोकस रहते तो फिर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो शुरू के अंदर एक प्रोजेक्ट पे फोकस जरूर रहे। हाँ, पहला प्रोजेक्ट काम जो सीखे। जब आपका पहला प्रोजेक्ट होता है तो उससे आदमी सीखता है, उसमें आदमी गलतियों Then you को keep applying वो एक्सपीरियंस आप आगे प्रोजेक्ट्स में भी आगे अप्लाई प्रोजेक्ट करते पे हैं। फिर आप में कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और खास तौर पर कॉन्फिडेंस जब आपने खुद ग्राउंड लेवल से कुछ चीजें शुरू की भी होती हैं तो कुदरती आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया हुआ होता है, और उस कॉन्फिडेंस का आपको इस एज में आकर फायदा होता है, या इस फील्ड में आने के बाद आपको उसका फायदा पहुंचना शुरू होता है, जो कि आपने बचपन से अगर कोई आपका शौक है किसी काम का, Right. तो उसका एडवांटेज आपको आके आपके मिडिल एज के अंदर जरूर आपको मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट लिया था, और जब ये काम मुझे करना पड़ा तो वो ग्रास रूट की जो मेरी मेहनत थी इस स्टेज पर मुझे काम आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना, सक्सेसफुल बिल्डर एंड डेवलपर बना, माशाल्लाह। और ना सिर्फ बिल्डर एंड डेवलपर बना, जो हमारी एसोसिएशन है आबाद, एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर्स, उसका मैं चेयरमैन भी बना। और इसी तरह ग्रेजुअली फिर सफर करते करते आगे दीगर एसोसिएशंस में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, हर जगह पर मेरी नुमाइंदगी हुई। जी, हमने देखा कि आप जहाँ जहाँ गए कामयाबियां आपके साथ साथ गई और आपने अपना बड़ा रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा आबाद के अंदर जब आप चेयरमैन बने तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और आबाद एक ऐसी बॉडी है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोग भरोसा करके बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आपने एनओसी की बात की कि 18 एनओसी के बाद आप गुजर के जाते हैं, तो यही मेरा सवाल आपसे था कि कितना प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, जो आपने बताया कि हमें ये स्टेप से आगे बढ़ना पड़ा और गहराई का पता चला जब हमने छलांग लगाई। तो बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि चैलेंजेस को लेके ये आगे चलता है तो इंसान So you मजबूत learn होता है। from your challenges and you apply, going forward. अच्छा, ये बताएं कि FPCCI के आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। So as a senior member, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन, क्या अकॉम्प्लिशमेंट, क्या अचीवमेंट रही है? Would you like to share with us? देखिए, आप जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी का एक मजमुआ है। आप जैसे मैंने एक आबाद की बात की, तो आबाद एक बिजनेस है। आबाद के जो लोग हैं वो भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होते हैं। कराची चैम्बर आपने देखा, कराची चैम्बर भी जो है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होता है। Right. इसी तरह जितने भी पाकिस्तान में बिजनेसेस हो रहे हैं उन तमाम बिजनेसेसों की अपनी अपनी एसोसिएशंस हैं। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको चैम्बर बनाने की इजाजत है, चाहे वो आपके बिजनेसमैनों की चैम्बर हो, Right. चाहे वो खवातीन की चैम्बर हो। तो Right. इस तरह से कराची से लेके गिलगित तक जितना पाकिस्तान में बिजनेस होता है वो तमाम के तमाम जो चैम्बर्स और एसोसिएशंस होती हैं वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वोटर्स होती हैं। उन तमाम के वोट से मिलने के बाद जो फेडरेशन का जो लीडर होता है, या एसवीपी या वीपी या प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होता है। ये इलेक्टेड Okay. बॉडी है। Okay. और उस इलेक्टेड बॉडी के बाद जब आप इलेक्शन जीत कर आप आते हैं तो यकीनन आप उन बिजनेसमैन की खिदमत करते हैं कि जो उनके मसाइल हैं, चाहे वो एफबीआर से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी इदारे से रिलेटेड हो, आप पॉलिसी साजी में आ जाते हैं। आप गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो आपसे वो बजट तजावीज लेती हैं। आपकी अचीवमेंट की हाइलाइट्स क्या हैं that you want to say? देखिए, मैं तो अपनी अचीवमेंट्स क्या बताऊं, मेरी अचीवमेंट्स तो पूरी कराची बताती है, पूरा पाकिस्तान बताता है कि मेरी कुछ इस किस्म की है कि चाहे वो आबाद को ले लें, आबाद का रोल आप मेरा जो एसोसिएशन आबाद के चैम्बर का अपना एज चेयरमैन आबाद का रोल आप लें, तो जिस दिन मैं चेयरमैन बना तो इरफान साहब तो इस चीज़ की गवाह हैं कि मैंने डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पे एज अ चेयरमैन। मैंने पूरा आबाद का नक्शा बदला, मैंने आबाद का लोगो चेंज किया, मैंने आबाद को एक प्रे एरिया दिया, मस्जिद बना के दी, मैंने एक्सपो कराई आबाद के अंदर, जो आखिरी एक्सपो थी वो मेरे होते हुए आबाद की एक्सपो थी। इस तरह से बहुत सारी चीजें आबाद के एज अ चेयरमैन की। और जैसे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ पे पहली मरतबा जो है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मेरे दौर में मैंने कराई एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन FPCCI। अभी जैसे कि आपने अपनी आबाद के हवाले से चीजें बताई और जिस तरीके से आपने अपनी सोशल एक्टिविटी भी माशाल्लाह आपकी बेशुमार, में किस की बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी और आपकी बड़ी खिदमत है हमारे। और माशाल्लाह से आप जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन से ही मैं रहूंगा, थोड़ा सा इस सवाल को पूरा करूंगा ताकि देखने वालों को ये अंदाजा हो कि हम उस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं कि आपने वर्टिकल यूनिट्स का भी आप बुनियाद रखी है। आपने अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप लेके आए
आज जो पाकिस्तान और स्पेशली मैं कराची की बात करूंगा कि हम जा रहे हैं हाई राइज की तरफ और स्टेट ऑफ द आर्ट की तरफ, तो ये जो अब मरहला आगे लेके जा रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के इश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एज ए बिल्डर्स एंड डेवलपर इन इश्यूज के लिए आप सबने ऐसा क्या किया है कि जिसमें आगे इन चीजों को, जो चैलेंजेस हमें हैं, जैसे आज समंदर भी एक चैलेंज है, उसको भी साफ करने की जरूरत है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की जरूरत है सर। तो आज आप जो हाई राइज और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सर, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर इस वक्त किन चीजों की कमी है? देखिए इरफान साहब, तमाम की तमाम चीजें जो है ना, अगर तमाम इदारे, पाकिस्तान में हर किस्म का इदारा मौजूद है, हर इदारा अपना अपना काम करना शुरू करे जो कि नहीं कर रहे। यस, अगर अपना अपना इदारे अपने अपने काम करना शुरू करें तो जितने आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली वो चैलेंजेस कम होते जाएंगे, क्योंकि हम एज अ बिजनेसमैन बैठे हैं आपके साथ, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब है, बिजनेस हब है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कराची वालों की ओनरशिप कराची को नहीं दी जाएगी, तो आपका कराची ही आपका टर्न अराउंड कर सकता है पूरे मुल्क को। जी बिल्कुल। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े हलकों में सोची जा रही है कि कराची वालों के ऊपर हाथ रखा जाए और कराची वालों की सुनी जाए। वो सोच इस वजह से मैं समझता हूँ कि है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में आर्मी चीफ 2 महीनों के दौरान हम बिजनेसमैनों से, मुझे याद है आप 2 बार बिजनेसमैनों से हमसे मिले, और सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम। जी सर। आर्मी चीफ ने अंदिया दिया कि आप लोगों की सिक्योरिटी की आप लोग फिक्र ना करें। जी, उन्होंने कहा कि सिंगल डिजिट की बात भी उन्होंने ही की। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस करें और मुझे बिल्ला टाटा चाहिए पाकिस्तान में, जैसे बराबर की कंट्रीज के अंदर है। अब आपको किसी बिजनेसमैन को ये तकलीफ नहीं होगी कि अगर वो किसी तरक्की करता है, ऊपर जाता है, तो खुदा ना खासा उसकी टांगे खींची जाएं। या जो पहले माजी के अंदर नेशनलाइजेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, लोगों की इंडस्ट्रियों को नेशनलाइज कर दिया गया, अब इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी। मगर अली भाई, आपने जैसे कहा कि कराची के अंदर एक 71% आपकी जो पूरा रेवेन्यू है हम यहाँ से जनरेट करके पूरा मुल्क चलाते हैं। इस पूरे मुल्क को, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब जरूरत है कि वो कराची को ऑन करे, तो ये तो सर बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। 72 इंडस्ट्रीज सर आपके साथ जुड़ी हुई हैं, 72 इंडस्ट्री चलती हैं तो सर आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। 72 इंडस्ट्रीज के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि आप उन बिजनेसमैनों को फैसिलिटेट करें ताकि पाकिस्तान के अंदर ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके? जिस तरह आपने कहा कि काफी देर हो गई है, बहुत देर कर दी सर। कभी देर नहीं होती है। एक मिसाल आपने सुनी होगी कि सुबह का भूला शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शुक्र करना चाहिए कि चले देर सही, बट आए तो आ तो गए। आज एहसास तो हुआ, तो ये एहसास जगाया गया। एहसास के लिए एक बड़ी मेहनत की गई कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने, और आज कम से कम जो पाकिस्तान के जो करता धरता है, जिनके पास ताकत है, उन ताकतवर लोगों को ये समझ आई कि पाकिस्तान में अगर तरक्की करवानी है तो कराची के बिजनेसमैनों के ऊपर हाथ रखें, उनको मजबूत करें। सर, उन पे हाथ रखा था 99 के अंदर एक शख्स ने। आज वही पॉलिसी जो 99 में चली और 2007 तक आप लोगों ने, हम सब ने, बिजनेसमैनों ने, बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें मिला। तो आज जो ये पॉलिसी जो आज आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं, ये वही उसी बातों का तसलसल लग रहा है मुझे आपकी बातों से। आप 99 मुशर्रफ साहब की बात मैं ये कह रहा हूँ, समझ गया कि वो पॉलिसी जो थी वो भी बिजनेस ओरिएंटेड थी। आप देखें, उस दौर में भी बिजनेसमैन ने बड़ा पैसा बनाया। उस वक्त बिजनेसमैन ने 9/11 के वजह से पैसा बनाया। अगर 9/11 नहीं होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई जाती, मुसलमानों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मुसलमान घबरा गए थे कि खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कोई ना कोई वक्त आ जाएगा। तो जो मुसलमानों ने, जो पाकिस्तानी खास तौर पे दुनिया में लोग थे, उन तमाम के तमाम लोगों ने अपना सरमाया अपने मुल्क भेजना शुरू किया। और आप जगह प्रॉपर्टी का बूम कह रहे हैं, तो वो 2001 के बाद आया। वो 2001 के बाद आया। वो 2001 के बाद इसी वजह से आया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। अब वो दौर खत्म हो गया। वो एक दौर था, एक एरा था, वो खत्म हो गया। लेकिन आज जो चीजें हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हैं। आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उस वक्त अगर आप जाके देखें तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ था उस वक्त जो है, तो ठीक है।
आज सो कॉल्ड मार्शल जरूर है आपका, सो कॉल्ड मार्शल है आज सर, बहुत अच्छे वर्ड इस्तेमाल किया कि सो कॉल्ड। सो कॉल्ड, तो इसका मकसद ये हुआ कि ताकत आज भी ताकतवर लोगों के पास, बिल्कुल, ये तो ठीक है? 76 साल पाकिस्तान की तारीख है। ताकतवर लोगों को ये एहसास आज भी हुआ है पाकिस्तान में तरक्की करने के लिए और कराची के लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। अप्रिसिएशन उनको करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से कराची के लोगों ने ओनरशिप लेना शुरू की, उनकी तसल्ली के बाद यहां तक कहा गया कि आप आके ओन कर लें कराची को और हम 6 महीने में IMF का कर्जा अदा करेंगे, ये कराची चैम्बर की तरफ से कहा गया। तो इसका मकसद ये हुआ कि कराची के जो टॉप लॉट है बिजनेसमैन, उन्होंने ये सोच लिया कि अगर आप हम पर एतबार करेंगे, हमारी मर्जी की पॉलिसी बनाएंगे, आप जो तो ये जो बिजनेस पॉलिसीज आसान करेंगे, जिस तरीके आपने इशारा किया, तो मैं समझता हूं कि कराची के लोगों में इतना पोटेंशियल है और खास तौर पर कराची में इतना पोटेंशियल है कि इंशाल्लाह ताला वो ये तमाम कर्जे अदा कर सकते हैं IMF के। यहाँ टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back to the show. Now we'll continue asking more questions. So let's go. Potential needs to be executed as well. जिसके लिए उनको आसानियां and obviously policies and everything else, all the support system needs to be in place. It's very very important. But likely, rightly you said कि at least शुरू तो हुआ, एक momentum तो बना. अब ये दुआ ये करनी चाहिए और effort ये करनी चाहिए कि ये momentum आपका बना रहे और इस चीज में हम प्रोग्रेस करते रहे, एक स्टैग्नेंट पॉइंट ना आए हमारा। देखिए, आपको एज अ कराची आर्ट्स आपके इल्म के अंदर होगा कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो है तो हमने जब मीटिंग की, तो मीटिंग के बाद हम कराची वालों ने भी ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी बिजनेसेस तो जो इरफान साहब ने कहा वो तो हम कर ही रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन की तरफ इशारा किया, कंस्ट्रक्शन के तो ठीक है, हम भी कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन के जो लोग हैं आबाद से रिलेटेड, वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर जरूर आऊंगा कि अब आप जो है एविएशन की दुनिया में जा रहे हैं और एक बड़ा धमाका और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। तो देखिए ना कि वही उसका शाखसाना है ना, ये आर्मी चीफ की कमिटमेंट का, आर्मी चीफ की तवज्जो का। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एयरलाइन जो है कराची, ये आपका एक नया एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट है, इसको लेके आपको क्या लगता है कि ये आपकी यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए क्या क्या फायदे होंगे इससे? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आज भी एविएशन में पाकिस्तान में अशद जरूरत है। जितनी एयरलाइंस हैं बहुत कम है, जितनी पाकिस्तान की आबादी है। अगर आप डोमेस्टिक भी देखें तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रेशियो है उसके हिसाब से काफी कम है, तो इसमें काफी सारा गैप था। मेरे जहन में तो ये 15 साल पहले एक चीज आई थी, और 15 साल पहले मैंने एयर 7 के नाम से कंपनी बनाई थी, लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकी, रन नहीं हो सकी। लेकिन एक आइडिया, एक ख्वाब जो है तो वो 15 साल पहले मैं सोच चुका था। अच्छा, विजन आ चुका था, विजन आ चुका था, कंपनी भी बना चुका था, और आज तक वो कंपनी मेरी एग्जिस्ट कर रही है। आज भी मेरी वो कंपनी एक्टिव है, लेकिन फ्लाइंग नहीं हो रही है, लेकिन दूसरे काम हो रहे हैं उस कंपनी के अंदर। ओके। अब जब ये एश्योरेंस दी गई और ये कहा गया कि कराची के लिए कुछ किया जाए, कराची की जब बात हुई, तो इस वजह से मेरा विजन दोबारा जागा और मैंने उसको जगाया, और मैंने इस वजह से कराची के नाम को ऊपर लेके जाने के लिए एयर कराची की लॉन्च किया मैंने। I actually really like the name because there's Karachi in it, and we take lot of pride being from here. Of course, we are all Karachiites. Of course. We born here. Yeah. तो हमने सब यहाँ तालीम की है, हमने यहाँ पैदा हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, तो यकीनन we proud of that. And that we are actually to be Karachiites. witness of something which is progressively happening. Of course. It actually gives you a lot of sense of pride. इस वजह से मगर आप देखिए ना सर, सियालकोट ने इफ्तिताह सियालकोट ने किया, और ना सिर्फ एयरपोर्ट बनाया, अब एयरलाइन भी बनाई, और आज आपने ये जो खुशखबरी पूरे कराची को, मुल्क को दी है, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के हमने वही मॉडल लिया इरफान साहब, क्योंकि सियालकोट की आप बात करते हैं तो सियालकोट का जो मॉडल था
हमने सियालकोट की पूरी बिजनेस कम्युनिटी को अप्रिशिएट किया तो आप और हम आज तक अप्रिशिएट उसी करते हैं। पॉलिसी को आप लेके आगे और बढ़े। खास तौर पर उसकी सियालकोट के अंदर जो उनके लीडर हैं रियाजुद्दीन शेख साहब, रियाजुद्दीन शेख साहब हमारे ग्रुप के भी लीडर हैं। हमारे जो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, जिसका मैं यहाँ सेक्रेटरी जनरल हूं, उस ग्रुप को भी रियाजुद्दीन शेख साहब पंजाब से वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनके आइडिया को ही हमने पिक किया कि जब 300 लोग मिलकर एक एयरलाइन बना सकते हैं और एक छोटा सा शहर है सियालकोट, वो जब बना सकते हैं तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी का शहर, सबसे बड़ा दिमाग रखने वाला शहर, वो क्यों नहीं बना सकता। हनीफ भाई आपसे पूछूंगा कि एक बहुत बड़ा तोहफा आप देने जा रहे हैं। कराची को तो तोहफा दे रहे हैं मगर पाकिस्तान की पूरी मईशत को भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा ये। और आपकी जो कामयाबी है, जितने भी आपने जिंदगी में मराइल तय किए, मैं इसका आई विटनेस हूँ कि कामयाबियां आपके साथ रही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप जो ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से एक बंदा वहां से निकल के वो एविएशन के अंदर जा रहा है, और जैसे कि आपने बताया कि वो एक ख्वाब था जो आप पूरा करने जा रहे हैं, तो यही स्ट्रेटेजी जो आपने अपनी माजी में रखी सारी अपने प्रोजेक्ट्स में और अपनी पूरी जिंदगी में, क्या यही स्ट्रेटेजी को लेके आप कराची एयर को लेके चलेंगे? अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ये आई लाइक टू ऐड कि आपको ये जो एयरलाइन का लाइसेंस लेने के लिए काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। जिस तरह आपने पहले माजी के बारे में कहा कंस्ट्रक्शन का, तो ना मेरे पास कोई कंस्ट्रक्शन का तजर्बा था, ना मेरे पास कोई बिजनेस का तजर्बा था, ना मेरे खानदान में किसी ने कोई बिजनेस किया था। ओके। मेरे तो वालिद पुलिस अफसर थे, तो पुलिस अफसर का बेटा तो नॉर्मली पुलिस में जाता है, हाँ, सही बात। बिल्कुल। फौजी का बेटा फौजी जाता है, नॉर्मली हमारे ऐसे ही Of course, होता है, यही होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब ग्रास रूट से शुरू किया था तो मैंने अपना छोटा सा काम स्टार्ट लिया था और फिर उसको ग्रेजुअली खुदा ने तरक्की देते 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 आज मैं इस मकाम पर बैठा हूँ। तो ये तो मेरा पैशन है, बस एयरलाइन तो मेरा पैशन था, ये तो मैं शौक से कर रहा हूँ। कोई भी काम जब शौक से किया जाता है तो उसमें तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी इंशाल्लाह देता ही देता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि ये काम इंशाल्लाह आपको बेहतर तौर पे नजर आएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सारा टीम वर्क है और टीम, अल्लाह का शुक्र है, पहले मैंने टीम बनाई है, सारी प्रोफेशनल्स की टीम बनाई है, उसके बाद मैंने लॉन्चिंग की है। तो सर मैं आज सुन रहा था आपके इंटरव्यू में कि आपने इसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने साथ जी बिल्कुल, माशाल्लाह से रखा हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी को ये आइडिया हिट हुआ और मैं खास तौर पर कराची की और पाकिस्तान की तमाम बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे इस आइडिया को पसंद किया। खास तौर पर मैं अकील करीम डैडी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आरिफ हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बशीर जान मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। Excellent। इस तरह से जो कराची, बहुत सारे दीगर नाम जी, हैं, जी। तो फिर बहुत सारे बहुत बड़ी नाम लिस्ट हैं, है। लेकिन मैं खास तौर पे इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे इस आइडिया की इज्जत रखी और इन सब ने मेरे साथ ज्वाइन हैंड किया और ये सब मेरे साथ मेरे पार्टनर्स बने। तो इंशाल्लाह जब कराची के ये सारे बड़े नाम हम पार्टनर बने, उन सब का वास्ट एक्सपीरियंस है सारी चीजों का, तो हम जो सारे एक्सपीरियंस लोग मिलकर जब इंशाल्लाह ताला ये एयरलाइन लेकर आ रही हैं और जो टेक्निकल टीम है हमारी, वो भी सारी की सारी 30 से 40 साल के उन सब के एक्सपीरियंसेस हैं इन सारी कामों के अंदर। ओके। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर नजर आएगा। और जहां तक आपने लाइसेंसेस की बात की, तो आप यकीन करें कि पहले शायद ये लाइसेंसेस वगैरह में ज्यादा मुश्किल होती थी, अच्छा, लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट ने पॉलिसियां इतनी नरम की हुई हैं, गवर्नमेंट ने इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं, और खास तौर पर जिस तरह मैंने आपसे पहले गुज़िश्ता तस्करा किया कि आर्मी चीफ ने खास तौर पे कहा हुआ है कि आप लोगों को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने कंसर्न SIFC के लोगों को बताना है, आपने कंसर्न कोर कमांडर को बताना है, ताकि आप लोगों की रुकावटें दूर हो सकें। तो जब बिजनेसमैन को इस किस्म की सहूलतें मिलेंगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो यकीनन वो बिजनेसमैन अपने मुल्क के लिए काम करेगा। और हम भी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ख्वाहिश है, हम कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करें। हम पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेकर जा रहे हैं, हम कराची के नाम को ऊपर लेकर जा रहे हैं। कराची के, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोगों को हम रोजगार देंगे। सारा कॉर्पोरेट काम है, इसमें टैक्सेस अदा होंगे। आपका कोई भी टिकट इशू होता है विदाउट टैक्सेस नहीं होता, तो आपकी गवर्नमेंट टैक्सेस भी बढ़ेंगे, आपके रोजगार भी बढ़ेगा, जो इस वक्त हमारे लिए असल जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है मुल्क में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेरोजगारी खत्म होती जाए। हनीफ भाई माशाल्लाह से आपने इतने सारे शोबों में माशाल्लाह कामयाबी हासिल की, मगर कंस्ट्रक्शन के शोबे में जैसे कि आपने देखा कि बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
इसी तरीके से दुनिया में तो बहुत सारी तब्दीलियां एयरलाइन के शोबे में भी और बहुत सारे शोबों में जो आप अभी इस पर कदम रख रहे हैं, चैलेंजेस का सामना होगा आपको। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ज़मीन से आसमान तक का जो सफ़र आपने किया है, इस सफ़र के अंदर अब कंपटीशन की दुनिया में हम जा रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन में भी आप कंपटीशन के अंदर आके आपने चैलेंज को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके इस शोबे में जो एयरलाइन के शोबे में आप कराची एयरलाइन का तोहफा दे रहे हैं, इसमें भी आपको इन्हीं चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, दुनिया के साथ मुकाबला करना पड़ेगा आपको। तो आप अपनी इस एयरलाइन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसके लिए कराची और स्पेशली पाकिस्तान को ये आप बताएं कि इसमें आप उन तमाम चैलेंजेस को जो इसमें पूरी दुनिया के अंदर है, आप देखिए ना बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स के टेक्निकल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब आपको इंटरनेट भी आ रहा है, जहाज़ों में दिया जा रहा है, तो क्या सहूलतें आपकी इस फ्लाइट के अंदर होंगी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी? इरफान साहब देखिए, कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर चैलेंजेस तो आते हैं, मैंने पहले भी बताया, और हर बिजनेस के अंदर कंपटीशन भी होता है। विदाउट कंपटीशन, विदाउट चैलेंजेस तो बिजनेस होता ही नहीं है। आपको मुकाबला करना पड़ता है उस सोसाइटी के अंदर आपको अपना शेयर लेने के लिए, और वो शेयर आपको जब भी मिलता है कि जब आप एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं और कोई ना कोई क्वालिटी देते हैं। अब आपने जैसे कंस्ट्रक्शन का तस्करा किया, अगर मैं एक प्रोजेक्ट से आज 40 प्रोजेक्ट माशाल्लाह कर चुका हूं, तो इसका मकसद है कि मैंने भी अपना कंपटीशन तो किया मैंने लोगों के साथ, मैंने भी उस मार्केट में से अपना शेयर लिया, इस वजह से मैं इतने प्रोजेक्ट कर चुका हूं। तो आज अब एयरलाइन की तरफ हम हवा में उड़ने जा रहे हैं। अब हवा में जब उड़ने जा रहे हैं तो यकीनन हमारे सामने चैलेंजेस तो मौजूद हैं कि हमारे चैलेंजेस ये है कि जो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स इस वक्त चल रही हैं उनकी खामियां क्या क्या हैं, ठीक है, अच्छाइयां तो हमें पता है, गैप्स क्या क्या है, गैप्स क्या क्या हैं। तो हमने असल में उन गैप्स को पूरा करेंगे तो हम अपने आप को कामयाब समझेंगे। आपने आज दुनिया की बात की कि वाईफाई की, वाईफाई बहुत छोटी सी चीज रह गई है। मैं समझता हूँ कि ये तो हमने पहले दिन ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपने तमाम लोगों को फ्री वाईफाई देंगे। तो बहुत अच्छे सहूलियात के मुताबिक हमारी कौम जो है ना खाने पीने की शौकीन है, जी बिल्कुल, तो यकीनन हम एक अच्छे खाने जो है तो उसमें मेन्यू बहुत अच्छा करेंगे। और हम सबसे अच्छा ये काम कर रहे हैं कि हम लेटेस्ट जहाजों पे जा रहे हैं। यही मैं आपसे जहाज लेकर आ रहे हैं। मेरा सवाल सर कौन से जहाज लेकर आ रहे हैं हम? A321 न्यू उसका नाम। अभी कितने जहाज हैं आपके हाथ में? अब इनिशियल देखिए जो पॉलिसी है एसोसिएशन की, तो वो 3 जहाजों से पाकिस्तान में स्टार्ट होती है मिनिमम। तो आप खुद समझते हैं कारोबार को, प्लॉट भी है, कारोबार को भी आप हमेशा से शुरू से छोटा कारोबार स्टार्ट लेते हैं, और छोटे कारोबार में एंटर होने के बाद जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप उसको ग्रो करते हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो आपको बिलीव ही है, उस पॉलिसी के तहत हम भी पहले मिनिमम से शुरू करेंगे, डोमेस्टिक करेंगे, और 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व करना है हमें, और फिर इंटरनेशनल लाइसेंस हमें इशू कर देना है। जैसे इंटरनेशनल लाइसेंस हमें इशू होता है तो हम भी बाकियों की तरह इंशाल्लाह ताला अपने जो जहाजों का बेड़ा है हम बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर। और हम जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट की बात की कि 1 से 40 तक आप गए, तो इंशाल्लाह ये 30 से 300 तक जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले साल हमारा टारगेट है कि हम 7 जहाज करेंगे। अच्छा, तो अभी आप कितनी फ्लाइटों से शुरू कर रहे हैं? शुरू में 3 जहाज लेकर आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम 5 बड़े शहरों के अंदर जो इस वक्त जहाँ पर ट्रैफिक है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सर गवादर भी इसमें होगा। ये सेकंड स्टेज के अंदर होगा। देखिए ना कि पहले बड़े शहरों में मेक सेंस जी। पहले तो हम ये देखेंगे ट्रैफिक, असल में हमारी स्टडीज हुई हुई है कि किस रूट्स के ऊपर हमें स्टार्ट लेना है। तो पहला साल आपको पता है कोई भी कारोबार नया में मुश्किलात आती है, मुश्किल काम होते हैं, तो पहला साल हमारे लिए टफ होगा। और सेकंड ईयर के बाद you think एयरसियाल एंड फ्लाईजना एंड सीरीन एंड PIA के होते हुए आपको एक कंपटीशन मिलेगा उनसे, या उनको आपसे ज्यादा कंपटीशन मिलेगा? एंड व्हाट अबाउट द टिकट फेयर, विल इट बी लेस देन देम और विल इट बी द सेम प्राइस एज देम? देखिए हमारा प्लान तो लेस का है ना इंशाल्लाह। जब स्टार्ट होता है इंसान तो स्टार्ट में इंसान नहीं सोचता कि मैंने कुछ कमाना है। हमने पहले साल तो सोचा हुआ है ना कि हमने कमाने कुछ भी नहीं है, हमने सर्विसेज देनी है। हम पब्लिक को सर्विसेज कितनी बेहतर दे सकते हैं। तो इस वक्त जो हमारी सोच है, अच्छे जहाजों की सोच है, पब्लिक को सर्विस देने की सोच है कि हम लोग डिफरेंस क्या क्रिएट करेंगे। इसको कहते हैं डिफरेंस क्रिएट करना। तो जब तक हमको डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग हम पर अट्रैक्ट नहीं होंगे।
तो हमने अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट I करना think है। flight being on time is very This very is the main important. thing जी, flight on Very time. important. बिल्कुल Right? सबसे- नहीं भाई ये Time- आप बात कर रही हैं शाजिया, आप बिल्कुल मुनासिब बात कर रही हैं। जो इस वक्त जो पैसेंजर का जो रुझान होता है वो टाइमली फ्लाइट का होता है, Timely क्योंकि flight। हर किसी की मीटिंग्स होती हैं। यस मिसाल को तो आप देखते हैं कि कराची से रोजाना लोग सुबह जाते हैं इस्लामाबाद, अपने दिन को मीटिंग्स करते हैं और शाम को वो वापस आते हैं। बिल्कुल। अगर वो उनकी फ्लाइट ही लेट हो गई तो वो फिर मीटिंग्स उनकी जाया हो जाती है, क्योंकि सारी स्केड्यूल मीटिंग होती बिल्कुल है। टाइम का आपका बहुत नुकसान main हो चीज़ है जाता time। है आप मगर बिकॉज भाई बिजनेस इज यहाँ पे- रिलेटेड Yes, आपकी मीटिंग्स बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पे अनिल भाई ये भी देखा है हमने कि पाकिस्तान में एयरलाइन जैसे एरो एशिया स्टार्ट हुई, फिर इसके बाद हाजवेरी, शाहीन, ऐसी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि Industry बंद हो गई थी, जो right? हाँ Industry इंडस्ट्री, तो ये मैं मिसाल दे सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी फ्लाइट्स हमने देखी कि वो कराची पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज उन्होंने शुरू की और फिर सर्विसेज उनकी खत्म हो गई। मगर अब आप जो बात कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चैलेंज भी है और आप इसकी जो आपने आपके साथ जो लोग गिनवाए सारे बिजनेसमैन, तो आप लोगों की तो जाहिर बात है एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो फ्लाइटें बंद हुई इनकी क्या वजूहत थी उनके फेलियर्स की, और आप जो आगे जो बढ़ रहे हैं तो इसमें आपको इस वक्त जो है क्या लग रहा है कि जो मुश्किलात को सामना करके उन्होंने ऑफ कर दिया, कहीं ऐसी पॉलिसी जैसे कि आप पीआईए देख रहे हैं कि आज पीआईए के हाल ये हैं कि कोई पीआईए को इस वक्त लेने के लिए तैयार नहीं है, और पॉलिसी क्या थी वही जो आपने अभी जिक्र किया कि टाइम पे फ्लाइट्स नहीं है, फ्लाइटों के इश्यूज हैं, इंटर क्रूज के इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि पीआईए को लेके गवर्नमेंट पॉलिसीज भी शामिल हैं बहुत सारी। तो आपकी ऐसी क्या मुझे Basically, बताएंगे? what challenges they faced? Why did they shut down? Why, in your opinion, आपको क्या लगता है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने जिन फ्लाइटों का तस्करा किया या एयरलाइंस का तस्करा किया, हम माजी में नहीं जाते, Right. हम पॉजिटिव अप्रोच सोचते हैं। माजी से हम सीखते negative- हैं ना सर? नहीं, माजी तो सीखा है हमने जी माजी से हमने सीखा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमने जो गलतियां हैं जो जिन लोगों की भी हैं उनसे सीखा है, उनके Right. फेलियर क्या है उनमें क्या क्या Yes, कमियां यही मेरा हैं, ये मकसद मैंने है। अभी आपको बताई भी थोड़ी देर बाद। लेकिन हमने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपने जिन एयरलाइन का कहा है वो तो माजी में गलतियों की वजह से हुए यही होंगे मैं बंद, पूछना चाह रहा हूं। लेकिन आज एयर सियाल आपके सामने कामयाब बहुत मॉडल कामयाब है, है। बिल्कुल। एयर ब्लू आपके सामने जी, कामयाब बिल्कुल। मॉडल है, Fly Jannah। सरीन आपके साथ कामयाब मॉडल है, Fly फ्लाई Jannah। जना आपके साथ कामयाब मॉडल है। पीआईई की हम बात इसलिए नहीं करते कि दैट इज नॉट अ प्राइवेट एयरलाइन, यस ठीक है ना, दैट इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन, Of course. और उसके अंदर पॉलिटिकल मामलात बहुत ज्यादा हैं। आपके अगर आपकी जरूरत अगर 100 लोगों की है तो उसमें 500 लोग रखे गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी जरूरत होगी उतने ही लोग रखेंगे। अगर आप हमेशा एक्सपेंस ज्यादा कर देंगे, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब But नहीं you know, होंगे। PIA at one point had a very big infrastructure. At that point, जितने लोग रखे थे वो सही रखे थे. But over the period of time, Yes. क्योंकि आपकी फ्लाइटें कम होती गई, जहाज कम होते गए, जहाज भी उन्होंने जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो ऑब्वियसली जब फ्लाइटें कम होंगी तो आपका ऑपरेशनल स्टाफ इन दूसरी चीजें भी कम चाहिए होंगी, बट वो कम नहीं हुआ. आप डाउन साइजिंग कर नहीं सकते क्योंकि नाम लगा हुआ है गवर्नमेंट। यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने एक दफा अपॉइंट होना मुश्किल काम है। एक दफा अपॉइंट हो जाए फिर आपने ज़ईफ होके निकलना है। तो सर ये प्राइवेट सेक्टर को भी तो लाने की कोशिश को देखें, अगर आप एयर होस्टेसेस को आज भी पीआई की देखें और आप एक प्राइवेट एयरलाइन की देखें तो आपके सामने डिफरेंस क्रिएट होता है। Of course. वो इस वजह से कि वो रिटायर नहीं होने उन्होंने जब तक उनकी उम्र 60 साल नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी हुई है कि रिटायरमेंट एज 60 साल है। तो यहाँ पर जो है हम प्राइवेट एयरलाइन के अंदर है कि अगर आपकी जरूरत होगी तो आप अपॉइंट करेंगे, अगर आपकी जरूरत नहीं होगी तो आप डाउन साइजिंग करेंगे। आपको लगता है ये PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी जल्दी? देखिए मैं ये ये समझता हो हूँ जाएगा ये। कि प्राइवेटाइज होना चाहिए। होना चाहिए। होना तो चाहिए. We all believe that. नॉट ओनली पीआईए, 80 ऐसे इदारे हैं कि जिनको प्राइवेटाइज होना चाहिए। हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जितनी जल्द हो सके पाकिस्तान स्टील को भी प्राइवेटाइज करें, पाकिस्तान इंटरनेशनल को भी करें, और बाकी भी जितने इस किस्म के इदारे हैं जो नुकसान में जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आप तनख्वाहें दे रहे हैं और पेंशन्स की मद में इतने पैसे दे रहे हैं, आपको फौरन बंद करना चाहिए अगर आपको पाकिस्तान को बचाना है। जैसे आपने आईपीपीस पर एक्शन जी, लिया, जी। इसी तरह आईपीपीस की Agreed, तरह कि वो 100%। बिजली बनाए कि ना बनाए आपने उनको पैसे देने थे। यहाँ पर भी पीआईए फ्लाई करे कि नहीं करे, जो अगर वो
आप You have to 17,000 लोग हैं तो 17,000 लोगों को तनख्वाह आपने देनी देनी है, Right. उनकी आपने पेंशंस आपने देनी सबसे बड़ा इशू ये कभी है। कामयाब नहीं हो सकेगी। जितनी जल्दी पीआईए का फैसला करेगी गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के I लिए think the और गवर्नमेंट के लिए बेहतर The होगा। task of privatizing PIA काफी सालों से चल रहा अफसोस है की तो बहुत सालों और से ये हम हर साल ये उम्मीद लेते हैं कि अब और तो हो शादिया आप ये जाएगा। देखिए कि पीआईए ने दुनिया की फ्लाइटों को चलवाया। Oh yes, ये इतना PIA बड़ा was एक्सपीरियंस के like बाद फेलियर होना। our pride. और मेरा सवाल यहाँ पे हमारी ये भी country बनता है, का टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, हमने थोड़ी देर पहले बताया। टैलेंट तो आप बैठे हुए हैं सामने माशाल्लाह। टैलेंट तो है ना जी। ईके का लफ्ज कैसे लिखा हुआ? ई से एमिरेट्स से, के से कराची है, कराची वो भी है। कराची के लोगों ने बनाई थी बिल्कुल। एमिरेट्स। आज एमिरेट्स का बेड़ा कहां से कहां चला गए, कितने Excellent. जहाज हो बिल्कुल सही गए, और है। जो जिन्होंने बनाई थी वो खत्म हो गए खुद। Exactly, well said. Now it's time to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. Welcome back to the show. Now we'll continue asking these very interesting questions. Irfan, आप कुछ पूछना चाह जी रहे थे? मैं जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हनीफ भाई ये पूछना चाह रहा था कि जो चैलेंजेस का फेस करने के लिए आपने सारी चीज़ें कही, पॉलिसी बड़ा मैटर करती है सर, और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज की बातें हमने हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से सुनी, वोट को इज्जत देने की बात भी सुनी हमारे आज के ही पुरानों के मुंह से। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग तो सर इनके हाथ में होती है, पॉलिसी तो ये बनाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज पीआईए का हाल है, या आज आप जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपनी एयरलाइन लेके आए, ये एक अच्छी सोच है और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। तो सर ये आप बताएं कि ये जो डेमोक्रेसी ये जो की जाती है, क्या आपको लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये वो काम कर पा रही हैं जो बिजनेसमैन इस वक्त खुश हो, आम आदमी खुश हो, एक नीचे का जो तबका है 60% हमारी ग्रास रूट से नीचे लोग हैं, आपको क्या लगता है सर कि पॉलिसियाँ जो जा रही हैं आगे वो हमारे लिए बेहतर जा रही हैं, और ये गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट आप समझते हैं कि बेहतर है? देखिए इरफान साहब, आपने बात की जमहूरियत की, जी डेमोक्रेसी की आपने बात की, तो यकीनन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं कि जिसके पास आवाम की ताकत, आवाम की ताकत। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, उसकी वजूहत यही हैं क्योंकि आवाम की ताकत जो है तो इनके पास नहीं है, जो इस वक्त जो इक़्तिदार में लोग हैं। अगर जमहूरियत लेकर आनी है मुल्क के अंदर, तो जो एक्चुअल जमहूरियत है, जिसका हक है, आपने, मैंने, शाजिया ने वोट दिया हो, जी हाँ बिल्कुल, उसका राइट है कि वो आके हुक्मरानी करे। बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने, आपने, उन्होंने उनका वोट नहीं कास्ट किया, तो वो मैं नहीं समझता कि वो जमहूरियत है, वो डिक्टेटरशिप है। ठीक है। हमें अगर कहना ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जी, तो हमें उसका एहतराम करना होगा, आवाम के वोट का एहतराम करना होगा। थोड़ी देर पहले आपने तस्करा किया था कि वोट को इज्जत दो, आपने इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ किया। जी बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब का जब एक दौर आया था और उनके साथ ये सब कुछ हुआ था, तो उस वक्त उनका नारा ये था, स्लोगन बना दिया था कि वोट को इज्जत दो। तो हम उसी नारे के साथ हैं कि वोट को इज्जत दो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को पड़े, या चाहे वो जरदारी साहब को पड़े, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब को पड़े, या इमरान खान साहब को पड़े। जिसको भी वोट पड़ता है उसे हुकूमत देनी चाहिए। जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के, मैं आसान नाम लेता हूँ, उन्हें चाहिए कि उन्हीं से वो काम लें। अगर खुदा ना खास्ता वो मुल्क के खिलाफ कहीं जा रहे हों तो उन्हें तनबीह की जाए, उन्हें समझाया जाए। लेकिन अगर वोट को इज्जत दो वाली हुकूमत चाहे किसी की भी होगी तो बहुत पायदार होगी। तो फिर इससे मेरा फिर ज़मीनी सवाल बनता है आपसे इसी बात के दौरान, ताकि बात हम पूरी कर जाएं। इदारे कमजोर होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इदारों को मजबूत होना जरूरी है। अगर इदारे मजबूत हुए तो जमहूरियत मजबूत भी हो सकती है, जो आप और हम ख्वाब देख रहे हैं। तो हमारे आज इदारे, आपको लग रहा है कि इस वक्त मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें अगर कमजोरियां हैं तो किस किस
जगह पे हैं और कहाँ हैं। ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा कि जिससे आपके इदारे भी कमजोर हैं और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और दुनिया आम जो ग्रास रूट का आदमी है वो भी हाथ जोली उठा के दुआ कर रहा है कि क्या होगा। देखिए इरफान साहब, जहाँ तक इदारों की आपने बात की, हमारे मुल्क में इदारे मजबूत नहीं रहे, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन इदारा मजबूत रहा। एक ही इदारा है सही जो है। मजबूत है, जो यूनाइटेड है है। और जिस पर हमें फख्र है, यस, जो यूनाइटेड है। पाकिस्तान आर्मी हमारी शान है, शान है। और वही एक बेशक, आर्मी इस का पे कोई इदारा शक रह नहीं। गया है, वो इंस्टीट्यूशन रह गया है कि जिसमें एक इदारे आप इदारा कह सकते हैं। लेकिन बाकी इदारे जिस तरीके से आपने PIA या स्टील मिल या दीगर आपने वो किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के काम ही नहीं है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स के काम है। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारी अप्रोच इस किस्म की हो गई है कि अगर हम गवर्नमेंट में आ गए उसके बाद हमसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब जब कोई पूछने वाला नहीं होगा और आपने सिर्फ तनख्वाह लेनी है और अपनी पेंशन लेनी है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो स्टेट आपसे पूरा काम लेता है, बिल्कुल काम तब आपको महीने के बाद सैलरी देता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसने 3 महीने के बाद जो पीरियड रखा हुआ होता है, प्रोविजनल पीरियड, उसके बाद वो आपको लेटर ऑफ थैंक्स दे प्रॉपर देता है। सिस्टम इन प्लेस जो एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखता है, राइट? तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारा इदारा रह गया है, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मॉनिटर करे, इदारा मॉनिटर जरूर करे कि खुदा ना खास्ता हमारे खारजा पॉलिसी में कोई कमी तो नहीं है, हमारी Of course, फाइनेंशियल yeah. पॉलिसी में कोई कमी तो नहीं है। Yes. जो चंद चीजें हैं जो मुल्क की सलामती के लिए सलामती जरूरी के लिए बहुत है, जरूरी है। उनको वो इदारा मॉनिटर करे। बेशक। लेकिन बाकी अगर जमहूरियत इस मुल्क में चलानी है तो जैसे पाकिस्तान की आवाम वोट दें, उसी। उनसे वो इदारा काम ले और उनके साथ मिलकर काम करे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये बताएं कि एयर कराची स्टॉक में लिस्टेड हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो इसके शेयर्स खरीदने से इन्वेस्टर्स को क्या फायदे होंगे? आप देखिए कि शाजिया, इनिशियली अभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। हमने लिमिटेड कंपनी शेयर्स की नहीं बनाई, उसकी इंजेक्शन जो है हम खुद बिजनेसमैन मिल के कर रहे हैं। ओके, तो हम पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे, हम जो है तो अच्छा। हम 1 से 2 साल के बाद ये सोचेंगे, अगर हमने जब और ज्यादा बड़ा जाना होगा, कि हम अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करें। अगर हमें जरूरत महसूस हुई तो फिर इंशाल्लाह हम स्टॉक एक्सचेंज में जाके इनलिस्ट होंगे। लेकिन अच्छा। आज की डेट तक हम इनलिस्ट नहीं है, अभी और not ना at भी this हमारा time। इरादा है इनलिस्ट होने का। स्टॉक एक्सचेंज ने खुद ही ये जहाज चलाना है, जो नहीं। अकील भाई मेरे माशाल्लाह साथ सारे I स्टॉक think- एक्सचेंज के टाइकून सारे टाइकून शामिल हैं। साथ में सारे साथ टाइकून ही मेरे साथ पार्टी यू सारे- नो एग्जैक्टली द राइट टाइम के हमने कब ये करना चाहिए, और ये इस लेवल पे अब इतना एक्सपैंड हो चुका है कि इसको अब जरूरत है उस लेवल पे लेके जाने की पब्लिक की तरफ। हनी भाई, मेरा आपसे एक जो आज की जरूरत है, और आप जैसी शख्सियत और गुरु बैठे हुए हैं, तो मैं ये बात अपने देखने वालों को जरूर चाहूंगा कि वो इसका फायदा उठाएं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे सिविल एक्टिविस्ट भी रहे आप। अभी आप जा रहे हैं माशाल्लाह से एक एयरलाइन को स्टार्ट करने। पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों ने हाथ जोड़ लिए हैं, बहुत परेशान भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप क्या इस प्रोग्राम के अंदर ये बता सकते हैं कि क्या टेक्निकली तौर पे जो इस वक्त वैक्यूम है हमारी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट लाने का सोच रहे हैं आगे? देखिए इरफान साहब, ये तो आप जो समाजी कामों की बात आप कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ मैं, बाकी पाकिस्तान के जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा, जी, वो सबके सब काम कर रहे हैं। और उसमें से एक अदना सा काम मैं भी कर रहा जी, हूँ। माशाल्लाह। यकीनन मैं भी समाजी तौर पे, मैंने भी लोगों के लिए, माशाल्लाह, गरीब बहुत- लोगों के लिए, गरीब जी। इलाकों के लिए मैंने अस्पताल पहले बनाए, मैंने जी। जहाँ पर अस्पतालों की जरूरत थी, जहाँ पर फ्री इलाज उनका हो रहा है। फिर मैंने जिस तरफ आपने इशारा किया कि स्किल्ड वर्कर की Yes, जरूरत sir. है, तो स्किल्ड वर्कर के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने अल मुस्तफ़ा अस्पताल के साथ बना के अस्पताल दिया अल मुस्तफ़ा को। अब मैंने हुनर फाउंडेशन को असलम खालिक साहब से मिल के हुनर माशाल्लाह। फाउंडेशन उनको कंप्लीट करके ठीक तकरीबन है। दिया। फिर मैंने ऑर्फनेज हाउस चला रहा हूँ मैं, जिसमें ठीक है। मेरे 150 यतीम बच्चे हैं, उनकी हम टेक केयर कर रहे हैं। ठीक, फिर इंडस हॉस्पिटल को हमने ज़मीन खरीद के दी भी है, इंशाल्लाह कुछ अरसे में माशाल्लाह। इंडस हॉस्पिटल भी कंप्लीट करेंगे। तो स्किल्ड एजुकेशन पूरी दुनिया में 80% ममालिक ने स्किल्ड एजुकेशन से तरक्की की है। वेरी गुड। बिल्कुल। स्किल्ड वर्कर जो है तो आपकी पूरी You're दुनिया में absolutely नापैद है इस वक्त। जी सर, आप पूरी हमने दुनिया में skill हमारे पे काम कर रहे हैं। सारे स्किल्स के लोग हमारी दुनिया के बाहर हैं। ऐसा ही है, आज भी जरूरत है।
आज भी आपके यूरोप से, अमेरिका से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए जो सर्टिफाइड स्किल्ड वर्कर हो। अब हम जो हुनर फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो इंग्लैंड से उनकी सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ की पाकिस्तान से तो होती है, लेकिन इंग्लैंड उसको सर्टिफाइड करता है। तो वो सर्टिफिकेशन 90 ममालिक में दुनिया की चलती है, एक्सेप्ट होती है, और 90 ममालिक में वो बच्चा हमारा कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज उनको दे सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हुनर फाउंडेशन के थ्रू ये स्किल्ड एजुकेशन का प्रोग्राम लेकर चले, और बहुत सारे बच्चे हमारे इदारों से सीख रहे हैं। अब वो सीखने के बाद, जिसमें आईटी का प्रोग्राम भी है, जिसमें बाकी दीगर को 25 किस्म की पूरी सहूलतें जो हम लोगों के स्किल सिखाते हैं, और वो लोग आज दुनिया में जाकर अपना रोजगार कमाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। आज पाकिस्तान में एक मायूसी सी छाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से। आपके इल्म के अंदर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी एक बहुत बड़ा फ्लाइट ऑफ कैपिटल दुनिया में, आपके पड़ोसी मुल्क में 12 बिलियन से ज्यादा आपका चला गया दुबई में। जब हम 3 बिलियन कर्जा मांगने गए तो उन्होंने 12 बिलियन का हमने सामने पर्चा रख दिया कि आप जो 3 बिलियन हमसे मांगने आए हैं, तो आप अपने 12 बिलियन वापस बुलवा लें अपने मुल्क के अंदर। आप टर्की जाते हैं तो वो लोग आपके सामने रख देते हैं कि इतने बिलियन हमारे पास आए हुए हैं। तो हमें जो है यहाँ लोगों का एतमाद जीतना होगा, ताकि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हमारे मुल्क से ना जाए। हमें लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना पड़ेगा। कि आप ये देखें कि कितनी इमिग्रेशन हो रही है, कितने लोग मुल्क से सारा ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है। 50% आपकी बिजनेस कम्युनिटी जा चुकी है। मैं चाहूंगा कि आज हमारे व्यूअर्स को आप इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज दें उन ओवरसीज को, उन लोगों को जो इंडस्ट्रियां पाकिस्तान से लेके चले गए। देखिए, मेरा एक ही पैगाम होगा कि मैं आज एज अ एंटरप्रेन्योर आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर इस शो के अंदर। जैसे मैं 40 साल पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर मेजॉरिटी लोगों को आप 40 साल पहले जाके देखेंगे तो वो सब के सब जीरो थे। ठीक है, सिर्फ 22 खानदान थे जो याद किए जाते थे कि जो दौलतमंद खानदान थे। आज इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, और आज इस मुल्क को हमारी जरूरत है। अगर कोई थोड़ा सा बुरा वक्त आया हमारे मुल्क पे, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई या इकोनॉमी की अनस्टेबिलिटी आई, तो इसका क्या मकसद है? ये मुल्क हमारी माँ है। क्या हम अपनी माँ को छोड़कर चले जाएं? हम दूसरे मुल्कों में अपना सरमाया ले जाएं? हमने अपने दूसरे मुल्कों में अपनी स्किल लेके चले जाएं? हमने जो यहाँ तालीम हासिल की, हमने जो यहाँ पर हुनर हासिल किया, क्या हम सारे के सारे अपने मुल्क को छोड़कर चले जाएं? तो खुदारा मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानियों को कि इस हाल में पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। खुदारा इस पाकिस्तान को छोड़कर न जाएं। पाकिस्तान हम सब ने मिलकर बनाना है। हमें इस पाकिस्तान ने सब कुछ दिया, आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। हमारी सरमाई की भी जरूरत है, हमारी काबिलियत की भी जरूरत है, हमारी स्किल्ड की भी जरूरत है। तो यहाँ से छोड़कर ना जाएं, अपना सरमाया बैरून मुल्क ना लेके जाएं, बल्कि जो सरमाया आप बैरून मुल्क लेके जा चुके हैं, खुदारा उसे वापस लेकर आएं और अपने मुल्क में कारोबार करें। प्लीज ये बताएं कि एयरलाइन में, कराची में अगर हम बात करते हैं तो पायलट्स को मेरिट पे लिया जाता है? जी बिल्कुल शाजिया, पायलट को तो जब तक मेरिट पे नहीं लेके जाते तो खुदा ना खास्ता वो इंसानी जानों का कभी भी आप रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो हमारे जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो तो खुद 40 साल के पायलट हैं, जो हमारे एयर वाइस मार्शल हैं, उन्होंने फ्लाइंग की है एयर वाइस मार्शल के तौर पे, वो अभी रिटायर हुए हैं। अच्छा। तो हमारे तो खुद जो टीम के पार्ट हैं वो खुद 2 पायलट हैं उसके अंदर, जो उन्होंने इंटरव्यूज लेने हैं और उन्होंने बेस्ट पायलट सिलेक्ट करने हैं अपनी एयरलाइन के लिए। ये भी बताएं कि आपकी कराची में क्या बिजनेस क्लास है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, हमारा जो सफर है यहाँ आप देखें कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमारा कोई भी कहीं भी आप जाएं तो पूरा हो जाता है। आप कोयटा जाते हैं तो 1 घंटे की फ्लाइट होती है, आप इस्लामाबाद जाते हैं 1.25 घंटे की फ्लाइट होती है, लाहौर जाते हैं 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है। तो हम नहीं समझते कि यहाँ पर बिजनेस क्लास, उस एलीट क्लास की जरूरत है कि जहाँ पर बिजनेस क्लास जहाजों में रखी जाए। बिजनेस क्लास होती है कि जब आपका लंबा सफर होता है, वहां पे लोगों को रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। तो डोमेस्टिक में जिस तरह अभी भी आप कोई भी डोमेस्टिक एयरलाइन ले लें, सिवाय PIA के, यहाँ पर कोई भी बिजनेस क्लास नहीं है इस वक्त। तो जिस तरह बाकी एयरलाइंस में नहीं होगी, हमारी भी क्रॉस द बोर्ड तमाम इकोनॉमी होगी। So you think that trend has gone for domestic flights? We don't really need business class. इकोनॉमी में बिजनेस क्लास देंगे। Actually मुझे इससे याद आया कि अब जो एयरलाइंस, जो हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, उसमें जो आगे की रोज होती हैं वो एज अ प्रीमियम चार्ज किया जाता है उस पे, which is
as good as maybe जी। economy plus and वो business बिजनेस क्लास class. नहीं होती। Not exactly नहीं, business वो होती class, but economy economy class है, plus. लेकिन आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। तो उसमें बहुत सारी एयरलाइंस ने तो उसके ऊपर अपने कुछ उसके एक्स्ट्रा अमाउंट रखा हुआ है amount रखा है। कि Premium किसी को पे, हाँ, लेना है, charge किया प्रीमियम जाता है चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत से एयरलाइंस हैं वो उन्होंने नहीं रखा हुआ। आप क्या करेंगे? हम भी नहीं रखेंगे, हमारा इरादा अभी तक कोई प्रीमियम रखने का इरादा नहीं है। Okay. और कि हम ताकि कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ ऐसे आपका ताल्लुक होता है या आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है, जिनकी मीटिंग्स होती हैं, तो हमने वो प्रायोरिटीज के ऊपर जो है तो वो मीटिंग्स को सामने रख के हम वो इन्हें एलोकेट करेंगे तो इंशाल्लाह। नए फीचर्स आपने हमें एक दफा जाते जाते याद दिला दें कि नए फीचर्स जो आप लेकर आ रहे हैं व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एयरलाइंस व्हिच आर हमारी कोशिश होगी कि हम तमाम स्क्रीन वाले जहाज लेकर आए जो कि अभी तक डोमेस्टिक में अवेलेबल अभी नहीं है। हम एग्जैक्टली। कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो है तो तमाम को वाईफाई कनेक्शन फ्री दें, Excellent. जो कि अभी तक लोग नहीं दे ये भी बहुत रहे। बड़ी हमारी दैट वुड बी ये भी बड़ी news है। फैंटास्टिक अगर ये हो जाए तो। हमारी कोशिश ये होगी कि हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे लोग जो है तो खाने पीने के शौकीन हैं, तो हम अपना मेन्यू जो है तो बेहतर से बेहतर रख सकें। और बिल्कुल। हमारी कोशिश ये होगी कि हम बाकियों से डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अच्छा अनिक भाई, मेरा ये एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम देख रहे हैं। अब इस वक्त जो अमेरिका की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रम्प के इस दफा के इलेक्शन आने के बाद, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी माजी की तरह हमारे पास सिर्फ ऐसे ही सिर्फ बातों की हद तक होगी, या प्रैक्टिकली ये पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो सकती है ट्रम्प के जीतने के बाद? कि मैं ये समझता हूँ कि जो अमेरिकन जो पॉलिसियां हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है। राइट। हमारे मुल्कों की तरह शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं ठीक है। होती हैं। उनके यहाँ पर लोगों के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो पॉलिसीज होती हैं 40 साल पहले बनाई जाती हैं जी। और वो 40 साल तक एक ही पॉलिसी ट्रेवल करती है। जैसे हम पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी हमेशा हुकूमत से ये कहती है कि खुदारा आप कम से कम हमें 10 साल तक की पॉलिसी आप बना दें, policy- हमें ये इल्म हो कि हमें टैक्स कितना देना होगा 10 साल बिल्कुल। तक हमें, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट के लोग हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उनका जो बायर है वो बायर ये चाहता है कि मेरा रेट फिक्स हो जाए। Of course. तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की पॉलिसियों से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इंडिविजुअल का अपनी कोई जाती किसी के साथ कोई ताल्लुक हो, मरासिम हो, तो वो किसी को की रिक्वेस्ट करके वो यकीनन कोई ना कोई फर्क डाल सकता है। अनिक भाई, थैंक यू वंस अगेन, You are most इतना शॉर्ट टाइम पे आपने हमें टाइम दिया और आप इस वक्त इतनी मसरूफियत में होते हैं, इसके बावजूद आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का और आपकी इस तोहफे का जो एयर कराची आप हमें दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बुलाने और का शुक्रिया। हम इंशाल्लाह all the ताला very best. आपकी Thank you. फ्लाइट जब शुरू होगी तो हम फिर आपको तंग करेंगे इंशाल्लाह। और यही जो बातें हमने आज की हैं हम इससे आगे बढ़ेंगे दोबारा सर। करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत Thank you शुक्रिया। once Thank you again. very much. इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म होता है। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया होगा। यू मस्ट हैव लर्न्ड अ लॉट एंड बहुत समझा होगा, बहुत जाना होगा। पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं एंड वी आर हियर टू एंडोर्स दैट। टिल द नेक्स्ट शो we must take your leave now. We'll come back next week with a new and exciting show with a new guest. Till then, Khuda Hafiz.